आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही शानदार है। इसमें बोला गया है, लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। मतलब लाइफ में ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या अपने आप में ढूंढ रहे हैं। लाइफ में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, क्या किस तरीके से अपने आप को फोकस कर रहे हैं अपने गोल्स के लिए, अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप क्या कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एफर्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एफर्ट्स ही आपको सक्सेस दिलाते हैं। और फाइनली आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब यही सारी चीज़ें आप दूसरे लोगों को बताते हैं, जिससे कि वो भी सक्सेस को पा सकें और सक्सेसफुल हो सकें। दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ, देख लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं कोरोना अपडेट। अगर देखें वर्ल्ड के अंदर, तो इस समय लगभग 1,17,61,443 केस पॉजिटिव कोरोना के निकल के आ चुके हैं। और अगर आप देखेंगे रिकवरी की, तो वर्ल्ड के अंदर लगभग 66,23,037 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ डेथ्स की, तो ये है 5,40,023 लोग अपनी कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें, तो यूएसए टॉप पे बना हुआ है 30,39 केसेस के साथ में। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे पे इंडिया। इंडिया अब रशिया को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पे आ गया, जो कि एक काफ़ी टेंशन वाली बात है। इंडिया में लगभग अब 22,510 पॉजिटिव केसेस पर डे आ रहे हैं, जो कि एक काफ़ी टेंशन की बात है, क्योंकि ये नंबर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादा समय अब लगने वाला नहीं है कि हम टॉप पे नज़र आएं। साथ ही आप देखेंगे रशिया चौथे नंबर पे, पाँचवें पे पेरू, स्पेन, चिली, यूके, मैक्सिको, ईरान, इटली, पाकिस्तान 12वें नंबर पे। टोटल केसेस इंडिया की अगर देखें, तो लगभग 7,20,346 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस निकल के आ चुके हैं। इनमें से अच्छी चीज़ ये कि 4,40,000 से ज़्यादा लोग ठीक होके वापस अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। और इंडिया के अंदर 20,174 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। तो ये चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। चलता हूं पहली न्यूज़ में। यहाँ पे बात की जा रही है वर्तावली। वर्तावली एक नया एक मैगजीन प्रोग्राम है, पहला ऐसा मैगजीन प्रोग्राम है जिसे स्टार्ट किया गया है संस्कृत में। संस्कृत लैंग्वेज होगी, उसमें ये सारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इस प्रोग्राम को टाइटल दिया गया है संस्कृत सप्ताहिकी, जो कि 20 मिनट का होगा। हर संडे 7:10 पे सुबह इसे FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पे सुना जा सकेगा, ऑल इंडिया रेडियो पे। इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंटली संस्कृत न्यूज़ मैगजीन जो वर्तावली है, इसके 5 साल डीडी न्यूज़ में कंटिन्यूस ब्रॉडकास्ट के लिए डीडी न्यूज़ को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। आप ये याद रख सकते हैं। ये वीकली प्रोग्राम है जिसमें संस्कृत में सारी आपको जो संस्कृत से प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स होते हैं पूरे हफ्ते के, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है संस्कृत में। जो संस्कृत का लिटरेचर है उसको उसके बारे में बताया जाता है, उसकी फ़िलॉसफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट की, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अभी मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ इसे डिस्कस किया। ये जो प्रोजेक्ट है चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, लगभग इसकी कीमत होगी 8200 करोड़ रुपए के आसपास, और ये यूपी, एमपी, राजस्थान को छूता हुआ गुजरेगा। ये बेसिकली भिंड और कोटा को कनेक्ट करेगा। इस ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 309 किलोमीटर का रहने वाला है, जो कि सबसे ज़्यादा एरिया एमपी का ही कवर करेगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछ लिए जाते हैं कि ये चंबल एक्सप्रेस प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, या फिर किन किन स्टेट से होके गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, और इसे एक A4 साइज में जहाँ पे भी आप करंट की न्यूज़ नोट डाउन करते हैं वहाँ पे अच्छे से नोट करिए, हाईलाइट करिए, जिससे कि जहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत इसे आंसर कर पाएँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली जो बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान है, यूपी है, उसको टच करता हुआ ये श्योपुर, मुरैना, भिंड को जाएगा। ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा गोल्डन कोऑर्डिनेटर्स, जो कि है दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी ये बीच में कनेक्ट करेगा। और गोल्डन कोऑर्डिनेटर को ये बेसिकली आगरा कानपुर के बीच में कनेक्ट करेगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मुरैना और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को राजस्थान में टच करता हुआ नजर आएगा। बेसिकली
एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जब इसकी सारी जो लैंड एक्विजिशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, भूमि अधिग्रहण कंप्लीट होने के बाद लगभग 2 साल लगेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों हिपैरिन। हिपैरिन एक ऐसी दवा है जो कि बेसिकली अगर आप देखेंगे खून पतला करने के लिए यूज़ करी जाती है। अलग अलग इसके यूजेस हैं। अभी जो इंडिया का जो ड्रग प्राइस रेगुलेटर अथॉरिटी है उसने बोला है कि इसके लगभग 50% तक प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे दिसंबर 31 2020 तक के लिए। हिपैरिन बेसिकली ब्लड थिनर के तौर पे काम करता है और उन पेशेंट्स के लिए जिनकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हैं, मतलब खून के थक्के जिनकी बॉडी में होते हैं, उनको कहीं ना कहीं गलाने का काम करता है, क्योंकि जब खून पतला हो जाता है तो आसानी से पूरी बॉडी में फ्लो करता है। जो क्लॉट्स होते हैं पैर में, लंग्स में, फेफड़ों में, हार्ट में, दिल में और जो दूसरे बॉडी पार्ट्स में, ये सारे जो थक्के जमे होते हैं, इन सब को कहीं ना कहीं एक ट्रीट करने में हेल्प करता है। इससे बेसिकली जो हार्ट अटैक्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। वो अपना हार्ट अटैक, स्ट्रोक और जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इनको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है इस दवा से। और जो क्रिटिकल इलनेस वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी डायलिसिस की ज़रूरत होती है, उन्हें भी ये ड्रग दिया जाता है। कोविड-19 पैंडमिक जो है के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि इस ड्रग को जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स होंगे आईसीयू के अंदर उनको भी ये दवा दी जाएगी, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं जल्दी रिकवर कराया जा सके, जल्दी ठीक किया जा सके। ध्यान रख सकते हैं हिपैरिन के बारे में। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है मोबाइल मास्टर जी। ये एक ऐसा ऐप डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा, जिसके जिसके जरिए हेल्प की जाएगी। एक जो स्टूडेंट हैं गांव के एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे आसानी से इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ तक एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है इसमें। इसे बेसिकली इसमें जो रिकॉर्ड लेक्चर्स होंगे उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकेगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करके स्मार्टफोन्स में फिर रूरल जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली इससे सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उनको जब ये वो इससे पढ़ाई करेंगे बिना ऑनलाइन, उन्हें नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें ज़्यादा, और डायरेक्टली वो एक्सेस कर पाएंगे क्लासरूम प्रोग्राम को। याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे बात की जा रही है ऐप इनोवेशन चैलेंज। मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज, जिसके तहत जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विथ अटल इनोवेशन मिशन। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दिया करिए। जो भी स्कीम लॉन्च होती है उसका कौन सा मिनिस्ट्री है उसे लॉन्च करने वाला, किसके अंडर में वो काम कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रही है, जिससे कि जो कम्युनिटी है, टेक कम्युनिटी, उसको कहीं ना कहीं बूस्ट किया जा सके। इंडियन ऐप्स जो कि इंडियन सिटीजन्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जिन एप्लीकेशंस में ऐसा पोटेंशियल है बेहतरीन कि वो एक वर्ल्ड क्लास ऐप बन सकें, उनको ज़्यादा हेल्प दी जाएगी। इसके तहत एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि वो अपनी ऐप को और अच्छे से डेवलप कर सकें और वर्ल्ड क्लास ऐप बना सकें, जो कि पूरे वर्ल्ड में लोग अच्छे से यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। बेसिकली ये इसमें ट्रैक ए और ट्रैक बी के तहत पे काम किया जाएगा। बेसिकली एक में ट्रैक ए में प्रमोशन होगा जो अभी जो एप्स चल रही हैं, और आइडेंटिफाई किया जाएगा गुड क्वालिटी एप्स फॉर लीडर बोर्ड, और इन्हें कंप्लीट किया जाएगा 1 महीने के अंदर में। इसमें अगर आप देखें डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्स, जो पार्ट बी है, सेकंड ट्रैक है, उसमें नई नई ऐप डेवलप की जाएंगी। इसमें भी 2 इनिशिएटिव के तहत काम किया जाएगा, जिससे कि क्रिएट किए जाएंगे न्यू चैंपियंस इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन आइडिया दिया जाएगा, इंक्यूबेशन किया जाएगा, प्रोटोटाइपिंग, रोल आउट अलॉन्ग विथ मार्केट एक्सेस। ये ट्रैक बेसिकली होगा लॉन्गर रन के लिए, और इसमें काफ़ी लंबे टाइम तक हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि जो भी एस्पायरिंग ऐप मेकर्स हैं वो अपने काम को अच्छे से पूरी नए नए आइडियाज़ के साथ ला सकें और अपने काम को एक नए लेवल पे इंटरनेशनली, ग्लोबली उसे लॉन्च करें, जिससे कि लोगों को हेल्प मिलेगी। लोगों को जैसे आप देखें, अगर फेसबुक है, फेसबुक स्टार्टिंग में जब ऑर्कुट चला करता था, ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया था, तो ऑर्कुट को पूरी तरीके से फेसबुक ने आउटलुक कर दिया था।
तो ऐसे ही आज के समय ज़रूरत है कि जैसा फेसबुक है, फेसबुक के ही लेवल का कोई इंडियन ऐप हो, कोई इंडियन वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो, जो इतनी ज़्यादा जिसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो ह्यूज उसकी जो ग्लोबल रीच बने। तो इससे क्या होता है, कंट्री की साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पे एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक बेहतरीन माध्यम बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट का बेसिकली ऐप इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से इंडिया को टेक फ्रेंडली बनाने की बात है इसमें। तो ये डिजिटल इंडिया का एक कैंपेन भी आप बोल सकते हैं, इसी के तहत इसमें डिजिटल इंडिया को भी इम्प्रोवाइज किया जाएगा। और देखने को मिलेगा कि अब आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी ऐप निकल के आएंगी जो कि वर्ल्ड क्लास की होंगी। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिकली अगर आप देखें, यूनियन एग्रीकल्चर हेल्थ मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया कि रूरल सेक्टर मतलब गांव के एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लगभग 10,000 नए नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे। और बेसिकली इसमें क्लस्टर बेस्ड स्कीम देखने को मिलेगी। इसमें जो एफपीओ होगा उसे इस तरीके से मैनेज किया जाएगा कि फार्मर जो भी है उनको टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स मिले, प्रॉपर टाइम पे फाइनेंस मिले, बेटर मार्केट मिले उन्हें, अच्छी मार्केट जहां पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकें अच्छे दामों पे। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर होंगे एफपीओ के अंदर, वो जो होंगे 300 होंगे प्लेन्स में, मतलब जो प्लेन एरिया होता है, और 100 होंगे नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में। 15% जो एफपीओ होंगे वो देखने को मिलेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली वो होती हैं, अगर आप देखेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होता है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को एक प्रॉपर बोलने के लिए कि यस इट इज़ अ डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है उसे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत रखा है। और इन्हें इन पे स्पेशली फोकस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इन्हें प्रॉपरली ऊपर लाया जा सके, जिससे कि ये भी यहाँ के लोग भी प्रॉपरली इन ग्लोबल इन नेशनल लेवल पे compete कर सकें। ये आप याद रख सकते हैं। प्रायोरिटी बेसिस दिया, इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ को। ऑल एफपीओज जो होंगे सारे एफपीओज प्रोवाइड करेंगे प्रोफेशनल सपोर्ट हैंड होल्डिंग 5 सालों तक के लिए। ये जो है एक सेंट्रल स्कीम है, मतलब पूरी तरीके इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाएगा, जो कि जिसका कि टोटल बजट है 6,685 करोड़। इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा, एसएफएसी और एनसीडीसी के द्वारा। इसमें क्रेडिट गारंटी फंड प्रोवाइड किया जाएगा नाबार्ड की तरफ से और एनसीडीसी की तरफ से, और लगभग क्रेडिट गारंटी इंश्योर करी जाएगी 2 करोड़ रुपए तक की पर एफपीओ। मतलब ये अच्छी एक स्कीम साबित होगी आने वाले टाइम में, याद रख सकते हैं आप। यहाँ पे बात की जा रही है मियावाकी मेथड। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट की है एक यूनिक अर्बन फॉरेस्ट स्कीम, जिससे कि जो सीएजी हैं हमारे देश के, उनके ऑफिस में एक पूरा एक नया फॉरेस्ट टाइप का बनाया जाएगा, जिसमें कि जो डेंस अर्बन फॉरेस्ट बन जाएगा। कुछ ही सालों में मल्टीपल ट्री लेयर्स लगाई जाएंगी। इसमें 12,000 सैपलिंग्स और 59 इंडिजिनस स्पीशीज लगाई जाएंगी। और आने वाले टाइम में एक ये फिर बाद में, अभी अगर ये एरिया आप देखें अगर ऐसा है तो मियावाकी मेथड से अगर इसमें फॉरेस्टेशन किया जाएगा तो आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में ये ऐसा हरा भरा बिल्कुल ग्रीन जंगल हो जाएगा। मियावाकी मेथड की अगर थोड़ी सी और बताएं तो ये बेसिकली हेल्प करता है कि टेम्परेचर को रिड्यूस करें, और जो लगभग टेम्परेचर 14 डिग्री तक रिड्यूस इसमें किया जा सकता है। और इसमें जो मॉइस्चर है वो 40% तक बढ़ जाता है, जो कि एक जो क्लाइमेट हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये एक अच्छी खबर होती है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को जो कि अभी कंडक्ट किया गया, उसमें बोला गया कि एक नगर वन नाम की स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें लगभग 200 शहरी जंगल बनाए जाएंगे, अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, जिससे कि अगले 5 सालों में जो लोगों का फोकस है वो उसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, म्यूनिसिपल बॉडीज़, एनजीओज, कॉरपोरेट्स और लोकल सिटीजन, जिससे कि बड़े बड़े अगर जंगल शहरों के अंदर ही अगर बनेंगे तो वहाँ का कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट जो है शुद्ध होगा, साफ़ वातावरण होगा, साफ़ हवा होगी, साफ़ पानी होगा।
तो ये सारी चीज़ों को जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं उन सबको टैकल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं मियावाकी के बारे में, तो मियावाकी बेसिकली सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तेलंगाना में। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। अर्बन, इसमें जो शहरी फॉरेस्ट होते हैं वो वहाँ पे लगभग 2 से 5% जो ज़मीन होती है उसमें इसे बेसिकली ग्रो किया जाता है। इसमें जो लोकल स्पीशीज़ होती हैं उनको लगाया जाता है और सर्वे किया जाता है कि वहाँ पे कौन सी जो पेड़ है वो सबसे अच्छे से ग्रो करेंगे। उसके बाद वहाँ का जो सॉइल न्यूट्रिशन होता है, फर्टिलिटी जो होती है, उसको असेस किया जाता है, जिससे कि वो उन्हीं पेड़ों को लगा सकें, जिससे कि वो वहाँ पे जल्दी ही जंगल एक तैयार हो जाए। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल प्रिपेयर की जाती है, जिससे कि जो पौधे लगाए जाते हैं वो जल्दी ही ग्रो कर जाएं। 2 साल तक जो भी वीड्स होती हैं, जो भी कीड़े कीट पतंगे होते हैं, उनको वहाँ से रेगुलरली हटाया जाता है, जिससे कि वो आसानी से वो जो पेड़ लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, वो जल्दी से ग्रो कर जाएं। जो सैपलिंग्स प्लांट करी जाती हैं वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक लगाई जाती हैं। आप अगर देखें जल्दी जल्दी नज़दीक नज़दीक जो अगर लगाई जाएंगी तो सब पेड़ों को सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन अगर इन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये एक दूसरे को ऊपर चढ़ते हुए सनलाइट लेने के लिए जल्दी ग्रो करती हैं। तो ये चीज़ आप, एक मिनट, एक मिनट। तो इससे हेल्प मिलेगी, जिससे कि वो जल्दी से पेड़ ग्रो कर सकें, जल्दी लंबे हो जाएं और जल्दी एक फॉरेस्ट बन जाए। लगभग 10 सालों की ये पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें एक पूरा का पूरा नया बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड फॉरेस्ट कंप्लीट हो जाता है। एक बहुत ही घना जंगल बन जाता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सूदिंग होता है। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है फिट इंडिया मूवमेंट की, जो कि एक इनिशिएटिव है। यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है। इसमें आप देखेंगे जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, अच्छे एथलीट्स हैं, वो इंस्पायर करते हुए नज़र आएंगे। जो इस समय स्कूल के बच्चे हैं, जो घरों पे रह रहे हैं, जो अपनी कहीं स्पोर्ट्स में जो अच्छे हैं, उनको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देने के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसमें जो है इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, जिससे कि जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स होंगे उनको इंस्पायर किया जा सके। लीडिंग स्पोर्ट सेलिब्रिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, चाइल्डहुड स्टोरीज शेयर करेंगी और इंस्पायर करेंगी बच्चों को अपने फेलियर और स्ट्रगल्स के बारे में बता के कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और फिर बाद में अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद रख सकते हैं। स्टार जैसे कि अश्वनी पोनप्पा, रानी रामपाल, मनिका बत्रा, अपूर्वी चंदेला, दीपा मलिक, ये सारे जो स्टार्स हैं एथलेटिक्स के, ये सारे इंस्पायर करते हुए नजर आएंगे। फिट इंडिया टॉक सेशंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गालवान में जो एक मुठभेड़ देखने को मिली थी, हमारे देश के जो सैनिक थे, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए, उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और चाइना को एक सख्त संदेश देने के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री गए वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे भी पूजा भी करी, जिसको बोला जाता है दर्शन, सिंधु दर्शन पूजा। नीमू के अंदर उन्होंने पूजा करी। सिंधु दर्शन एक तरीके का फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है रिवर इंडस के अलॉन्ग, और इसे लद्दाख के अंदर देखने को मिलती है ये पूजा अक्सर। इसे बेसिकली गुरु पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और 3 दिनों तक ये पूजा चलती है। ये जो सेलिब्रेशन है वो फीचर करता है कल्चरल इवेंट्स एज म्यूजिकल शोज, डांस परफॉर्मेंस, आर्ट एग्जीबिशंस देखने को मिलती है। जो वहाँ पे रूरल लोग होते हैं वो सब ये परफॉर्म करते हैं। इसे सिंघे कबाब फेस्टिवल भी बोला जाता है, जो कि आप याद रख सकते हैं। इसका बेसिक जो फोकस होता है वो सिंधु रिवर पे होता है और प्रमोट करता है वाटर बॉडी को एज कंट्रीज कम्युनल यूनिटी एंड हार्मोनी। और जो नीमू इन लद्दाख है वो सराउंडेड है जास्कर रेंज, जो कि आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। जास्कर रेंजेस आप ये पढ़ सकते हैं, शिवालिक रेंज, उसके बाद जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं, ये सारे गैशर बूम, जो वहाँ पे आइसबर्ग्स हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब आप याद रख सकते हैं।
यहाँ पे देख लेते हैं रैंकिंग ऑफ हाईवेज की बात की जा रही है। जो नेशनल हाईवे NHAI बोलते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने डिसाइड किया है कि वो अब एक परफॉर्मेंस असेसमेंट कराएगी, जिससे कि हाईवेज की जो इंडिया के जो हाईवेज हैं उनकी रैंकिंग की जा सके। और इस असेसमेंट ऑडिट से जो हाईवे की रैंकिंग्स आएगी उसे एक एज अ करेक्टिव रिकोर्स, मतलब उसकी हेल्प से आने वाले टाइम में इम्प्रूव की जाएगी जो क्वालिटी ऑफ हाईवे है। किन कुछ ज़रूरत चीज़ों की ज़रूरत है जिससे कि हाईवे को और अच्छा किया जा सके। इसमें असेसमेंट किया जाएगा उन पैरामीटर्स का जिससे कि जो कि हाईवे की जो परफॉर्मेंस है, जो लोग वहाँ पे चल रहे हैं उनको और अच्छी सुविधा दी जा सके। और इंटरनेशनल जो रूल्स, जो गाइडलाइंस फॉलो करी जाती हैं हाईवे के बेहतरीन सुचारू रूप से काम करने के लिए, वो सारी चीज़ों को भी लागू किया जाएगा। जो क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट होगा वो ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। सबसे पहला हाईवे एफिशिएंसी, दूसरा हाईवे सेफ्टी और तीसरा यूज़र सर्विसेज। इस आउटकम के असेसमेंट के आउटकम से अथॉरिटी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेगी और डिसाइड करेगी कि किस लेवल के प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए जिससे कि हाईवे को प्रॉपरली आगे और अच्छा बनाया जा सके और शानदार बनाया जा सके। इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स इसमें होंगे वो है और स्पीड को ऑपरेट करने की एक कंट्रोल, उसके बाद टाइम टेकन, जो टोल प्लाजा में जो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उस सारे टाइम को कैसे रिड्यूस करें। उसके बाद रोड जो सिग्नल्स होते हैं, रोड मार्किंग्स होती हैं, एक्सीडेंट रेट होते हैं, इन सारी चीज़ों का असेसमेंट करके हाईवेज़ की जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाएगा। स्कोर जो होगा, जो भी स्कोर आएगा ईच कॉरिडोर का, वो उसके हिसाब से पैरामीटर सेट किए जाएंगे और फ्यूचर में भी फीडबैक लिए जाएंगे जिससे कि हाईवे को प्रॉपरली इम्प्रोवाइज किया जा सके, प्रॉपरली चलाया जा सके और सारी जो वहाँ पे हाईवे पे चलने वाले लोग हैं उनकी दिक्कतों को कम किया जा सके। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है एयर बॉर्न ट्रांसमिशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बोला है कि जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है। एक मिनट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो एयर बॉर्न ट्रांसमिशन है नोवेल कोरोना वायरस का, वो अभी तक उसको कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि कोरोना वायरस एयर बॉर्न डिजीज़ है या नहीं। इसमें साइंटिस्ट जो हैं 32 कंट्रीज़ के, उन्होंने एक अपनी रिसर्च को पब्लिश किया है जिसमें बोला गया है कि स्प्रेड ऑफ कोविड-19 थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट पार्टिकल्स। उसमें उस रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि रिसर्चर्स ने बोला है कि WHO को चाहिए कि वो इसको फिर से इस पे ध्यान दे, इस पे स्टडी करे कि वो जो एयरबॉर्न डिजीज़ बोल रही है कोरोना वायरस को, ये एग्जैक्टली इसको फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। जबकि WHO ने बोला है कि उसने अभी तक कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं वायरस के जिससे कि पता चल सके कोरोना वायरस जो है एयरबॉर्न फैल रहा है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, एयरबॉर्न जैसे आप कहीं किसी पब्लिक प्लेस में खड़े हुए हैं, वहाँ पे आपने कहीं छींक दिया तो आपसे जो छींके हुए ड्रॉपलेट्स हैं उससे जो वायरस निकलता है वो दूसरे लोग इनहेल कर लें, अगर उनके बॉडी के अंदर वो वायरस चला जाए तो उनको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो ऐसा अभी WHO ने कंफर्मेशन जो नहीं किया है, वही उसी बारे में बात की जा रही है। एयरबॉर्न जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे देखने को मिलता है कि ज़्यादा देर तक एयर में वो वायरस नहीं रह पाते हैं। लेकिन अगर हम मास्क पहन के चलें और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलेंगे तो सिग्निफिकेंटली हम रिड्यूस कर पाएंगे जो कोविड-19 के जो वायरस स्प्रेड है उससे कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी बॉडी को बचा पाएंगे। तो ये एक चीज़ है जिसी वजह से बोला जाता है कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनसे ज़्यादा दूर रहिए। और अब किसी को भी जो जो वायरस हो सकता है, जो कोविड पॉजिटिव है या होने की संभावना है, उससे इसीलिए बोला जाता है दूर रहने के लिए, क्योंकि अगर वो उससे वायरस आप तक पहुंचने की, फ्रेश जो बॉडी है उस तक पहुंचने की संभावना इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि वो ऐसा प्रिडिक्शन ही है कि लोग कोरोना वायरस जो एयरबॉर्न होता है वो। यहाँ पे देख लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ RNA। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन इफेक्ट जिसे बेसिकली बोलते हैं। रमन इफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल है या फिर कुछ भी कोई चीज़ है उस पर जब भी लाइट डाली जाती है तो वो एक सर्टेन पाथ में रिफ्लेक्ट करती है।
आपने लाइट डाली, कोई ऐसे रिफ्लेक्ट कर दी, कोई लाइट डाली ऐसे रिफ्लेक्ट किया, तो सबका एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, पाथ होता है, जिससे वो जो रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक स्टडी करी गई इजराइल के अंदर में, जहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड 1 मिनट ब्रेथ एनालाइजर बनाया गया, जिससे कि कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। 1 मिनट के अंदर पता चलेगा कि कोरोना वायरस किसी के बॉडी में है या नहीं। बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके आरएनए जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस जो होता है, इसे जो सलाइवा के अंदर जो हमारे लार होती है, जो हमारी थूक होता है, उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वायरस, उसको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने का काम करता है। और इट इज़ अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी टू एनालाइज नॉन इन्फेक्शियस आरएनए वायरसेस using conventional Raman spectroscopy without using any additional reagent to enhance the signal। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी एडिशनल रीएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो नोवल कोरोना वायरस है, इसे बेसिकली फाउंड किया गया था कि सफिशिएंट जो नंबर्स हैं ह्यूमन सलाइवा के अंदर, इसमें ये बताया गया है। और जो टूल इसमें यूज़ किया जा रहा है जिससे कि आरएनए को डिटेक्ट किया जा सके, आरएनए वायरस को डिटेक्ट किया जा सके, उसमें बेसिकली देखा जाएगा जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं वो किस लेवल पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ये चीज़ देखेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे ये एक ऐसा टूल होगा जिसमें किसी भी तरीके के टेक्स रॉ डेटा फ्रॉम रमन स्पेक्ट्रोमीटर एनालिसिस एंड प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव आउटपुट इफ वायरल आरएनए इज प्रेजेंट और एब्सेंट। मतलब ये एग्जैक्टली बता देता है कि अगर जिस भी चीज़ का को डिटेक्ट किया जा रहा है वो वहाँ पे है या नहीं है, ये बता देता है। अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इज़राइल के बारे में, तो इज़राइल दोस्तों, ये इज़राइल का जो क्षेत्र है, ये इज़राइल है, ये पैलेस्टीन का एरिया आता है। ये दोनों, ये पैलेस्टीन का एरिया, गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये पूरा इज़राइल है। यहीं पे ये रिसर्च करी गई। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, तो कुछ आपको यहाँ पे ये एरिया देखने को मिलेगा। जो ग्रीन पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इज़राइल पड़ता है। तो हर चीज़ को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा को रिलेट करके पढ़ेंगे, इज़राइल आ गया तो इज़राइल का आपने देख लिया कि इज़राइल कहाँ पे है। अगर कोई और देश आ गया तो वो, अगर आप तुरंत तुरंत रेफर करते चले जाएंगे तो एक टाइम आएगा, इतनी बार रिपीट हो जाएंगी चीज़ें कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा और अगर मैं बताऊं आपको एप्लीकेशन के बारे में आरएनए की, तो ये एक ऐसा टूल है जिससे कि आरएनए वायरस को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। और ये जो स्पेसिफिक वायरस जो होता है उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, ये सिर्फ स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और आरएनए जो वायरस होता है वो डिटेक्ट करता है, और कॉमन कोल्ड वायरस जो होते हैं उसको डिटेक्ट कर सकता है। और दूसरे आरएनए वायरस जैसे कि एचआईवी जिसे बोलते हैं, एड्स आपने सुना होगा, एड्स बीमारी जो लाइलाज है, उसके लिए भी सरकार काफ़ी एफर्ट्स करती है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं जो कोविड-19 जिनको हो जाता है, और साथ ही साथ उनको ऐसी ऐसी बीमारियां भी हैं जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, या किडनी की प्रॉब्लम्स हो गई, लंग इश्यूज़ हो गए, या फिर हार्ट इश्यूज़ हो गए, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये एक एक्स्ट्रा उसकी बॉडी में बर्डन डालती हैं, जिस वजह से वो कोरोना वायरस से रिकवर नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कोरोना जो वायरल स्पेसिफिक सिग्नेचर्स होते हैं कोविड-19 के, उसे ये कहीं ना कहीं डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये जो टूल है इससे बेसिकली हेल्प मिलती है कि वो जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं फॉर आरएनए वायरस, उनको जल्दी से जल्दी क्वारंटीन किया जाए, और उनका अनदर जो दूसरा सैंपल है वो भेजा जा सके आरटी-पीसीआर, यानी कि रिवर्स आरटी-पीसीआर का मैंने पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, आरटी का मेरे को फुल फॉर्म नहीं याद है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। आप अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा अगर मैं और देखूं इसके एडवांटेजेस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, वो है कि सबसे पहले कि ये एक होल प्रोसेस है जिससे कि डेटा एक्विजिशन करके एनालिसिस किया जाता है, और 1 मिनट के अंदर ये डिटेक्ट किया जाता है कि कोरोना वायरस किसी के अंदर है या नहीं।
हालांकि जब इसमें कोई भी एडिशनल रीजेंट की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है ये बिल्कुल चीप कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएगा, कम पैसे में ये टेस्ट किया जा सकेगा। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज होगा, क्योंकि अभी लगभग 2500 से 2000 के बीच में रुपए लगते हैं, जिसमें आप कोरोना की जांच करा सकते हैं अपनी प्राइवेट लैब में। गवर्नमेंट तो फ्री करती है, लेकिन अगर प्राइवेट आप कराना चाहते हैं तो आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर ये कम होके लगभग 100 रुपये या फिर 200 रुपये तक ये जांच आ जाएगी, तो बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में टेस्टिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कोरोना से हमारी जो रिकवरी होगी वो भी काफ़ी फास्ट होती हुई दिखाई देगी। हमारे इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इस वजह से अगर कोई नई टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप होती है तो वो जल्दी ही इंडिया को मिल पाएगी, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। ये एक पोर्टेबल बेंच टॉप है, जिससे कि रमन स्पेक्ट्रोमीटर अगर आप देखेंगे इसे इंस्टॉल किया जा सकता है पोर्ट एंट्री पे या किसी भी दूसरे पॉइंट पे एंट्री के, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस जो पैसेंजर्स हैं उनको स्क्रीन आउट किया जा सके और उनको पता लगाया जा सके वो पॉजिटिव हैं या नहीं, और उनको कुछ ही सेकंड के अंदर डिटेक्ट करके फाइनल करके उनको काम पे दूसरे लगाया जा सके। ये आप अच्छी चीज़ होगी जो कि इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इफेक्ट से देखने को मिलेगी। इसके एडवांटेजेस थे ये। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है ओफियोकॉर्डोसाइट्स। ये एक तरीके का फंगस है जो कि आप देखेंगे रिसर्चर्स ने अभी फाइंड किया है सेंट्रल इंडिया के अंदर। ये ओफियोकॉर्डिसेप्स जो है न्यूटन्स, ये बेसिकली स्टिंग का मतलब कि काट लेता है स्टिंग बग को, और उसके बाद उसके अंदर से अपना वो रसा चूसता रहता है। वो अपना जो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपना सक करता रहता है और अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। इसे बेसिकली काफ़ी साइंटिस्ट के जो द्वारा काफ़ी टाइम से एक्सप्लोर भी किया जा रहा था, जिससे कि वो इससे फंगी को इसको पेस्टिसाइड के यूज़ में की तरह यूज़ कर सकें और इससे मेडिसिन बनाई जा सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मान लीजिए कोई ये कीड़ा है, इसके अंदर इसने अपना डंक लगा दिया, उसके बाद वहाँ पे वो उसके जो ये आप देखेंगे ये जो थ्रॉक्स है, थ्रॉक्स इंसेक्ट का जो थ्रॉक्स मतलब गले का और जो हेड का जो एरिया होता है उसके बीच में इसे वो लगा देता है। इसके बाद वो जब जब भी उसे मारना होता है उसको मार के फिर उससे जब रसा निकालने लगता है, उससे एसिड्स जो भी होते हैं उससे न्यूट्रिशन लेने लगता है। इसे बेसिकली फाउंड किया गया था कैंगर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि आप याद रख सकते हैं कंगर वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। इस फंगस से बेसिकली देखा जाता है कि जो होस्ट है हेलियोमॉर्फा हेलस, इसे इसे जो है इंसेक्ट के अंदर डाल दिया जाता है इस फंगस के द्वारा। और जो ये पेस्ट है वो अक्सर देखने को मिलता है फॉरेस्ट ट्रीज और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर। ये जो फंगी है ये इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर फंगल माइसीलियम बना देता है, उसके थ्रॉक्स जो कि मैंने आपको बताया पहले ही, और उसके बाद इस कीड़े को मार देता है। और उसके जो पोर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वहाँ से जब इसे बग के वो आप बोल सकते हैं वहाँ से वो निकलता है, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी स्प्राउट्स जब होती है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर से जब वो निकलने लगता है, तो इंसेक्ट जो होता है उसके उससे न्यूट्रिशन जो है एक्सक्रीट करने लगता है ये फंगस, और तब तक चूसता रहता है जब तक उसके अंदर वो न्यूट्रिशन वो जो लिक्विड है वो नहीं ख़त्म होता। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि अगर आप देखें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों से ट्रीट किया जा सकता है। अगर कोई दूसरा फंगस या दूसरा आप बोल सकते हैं वायरस या कोई ऐसी चीज़ जो उस हमारी बीमारी को चूस ले और उसको ख़त्म कर दे, तो ये एक एडिशनल एडवांटेज होगा मेडिसिनल फील्ड में। अगर हम देखें फंगी जो होता है वो बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब वो अपना जहाँ पे भी वो रहता है वो ढूंढ देता है जिसके ऊपर वो रहेगा, जिस पेड़ के ऊपर रहेगा या जिस बॉडी के ऊपर रहेगा, वो उससे ही न्यूट्रिशन लेने के लिए हमेशा अपना वो कारगर रहता है। वो अपना ध्यान लगा के रखता है कि कहाँ से हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं ज़्यादा स्टिंक बग्स को। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे जो हमारे जो किसान हैं जो परेशान रहते हैं कीट पतंगों से, कीड़ों से, तो उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर उनको फंगस ये मार देगा तो वो किसानों को जो उन्हें पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ों से हेल्प मिलेगी और वो उनकी जो खेती होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। आप अगर यहाँ कुछ एप्लीकेशंस देखें तो जो पहले स्टडीज़ की गई हैं उसमें देखा गया है फंगी को यूज़ किया जा सकता है एज अ बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एजेंट
तो कि वही मैंने आपको भी बताया भी कि जो स्टिंग बग होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डैमेज करता है फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, सोयाबीन, ग्रीन बीन्स को और एप्पल्स को एक्सप्लोर करता है, फंगी को, पेस्टिसाइड को, और ये सारी चीज़ें हैं केमिकल फील्ड्स में काफ़ी हार्मफुल होता है ये बग्स। और इसी वजह से आप देखेंगे ओफियो जो कॉर्डिसेप्स होता है फंगी, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ होता है। चाइना में इसका ट्रेडिशनल यूज़ काफ़ी समय से देखने को मिलता रहा है। वेस्टर्न घाट्स में लोकल लोग इसे यूज़ करते हैं एज ए इम्यून सिमुलेटर। और ये फंगी जो होता है रिच होता है बायोलॉजिकल मेटाबोलाइट्स, विटामिन सी, फेनोलिक कंपाउंड्स और दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरा हुआ होता है। इसमें कॉर्डिसाइपिन होता है जो कि जिसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। इस फंगी को ग्रो करने के लिए लैब में उसे यूज़ किया जा सकता है जिससे कि इसे फर्दर एक्सप्लोर किया जा सके। याद रख सकते हैं आप दोस्तों, यही था सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल में, आज की न्यूज़ में। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।